Good morning, everybody. Today's topic is capital busting. कैपिटल बस्टिंग की मॉडर्न अप्रोच हम लोग आज करेंगे, ठीक है, जिसमें से एनपीवी, पीआई और आईआरआर मेथड को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे न्यूमेरिकली वे में, राइट। इसमें क्या है कि अगर आप न्यूमेरिकल वे से इसको समझोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर आएगा तो वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझो और साथ के साथ नोट डाउन भी करना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू की। जैसे हमने अब से पहले वाले दो मेथड करे थे, एआरआर मेथड और पेबैक, उनमें क्या था कि आप प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते थे, बात समझ रहे हो। बट क्योंकि हमारा जो कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और उसमें आज जो रुपए की वैल्यू है फ्यूचर में वही रुपए की वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हो। इस वजह से आपको प्रेजेंट वैल्यू पर लेना, वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे एनपीवी का, राइट। एनपीवी जो है वो आपका थर्ड मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज वन ऑफ द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। इसको डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के अंडर ये आते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी, पीआई भी और आपका आईआरआर मेथड भी, राइट। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो क्या याद करना है। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, एनपीवी मीनिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपने साथ के साथ नोट डाउन कर लेना है, मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, ठीक है। यस, इसमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब क्या है कि जो आपका इनफ्लो मीनिंग आपके पास आ रहा है उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो आपने इन्वेस्ट किया था। ये दोनों की दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये तो आपने डायरेक्ट उठा लेना है जो आपने इन्वेस्ट करा है, और ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, इनफ्लो गिवन होंगी, कैश इनफ्लो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास होगा, उसके थ्रू टेबल वैल्यू को यूज करके फटाफट आप निकाल दोगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ जाएगा, और थ्योरी एक बार आप रीड कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम ओवर इट्स लाइफ ऑफ 5 years। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3 लाख। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, ये आउटफ्लो है क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा है, बात समझ रहे हो। तो जो हमने बात करा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वहां पर क्या लिखेंगे, 3 लाख। यस, उसके बाद जो कैश इनफ्लो है, ये जितने भी ईयर्स गिवन है इनको आप लिखोगे, और नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट गिवन है आपका 10%। अब क्या है, आपने टेबल वैल्यू में 10% को 5 years तक, 1 से लेकर 5 year तक वहां से उठा के और अपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। कैसे, देखो, ये आपकी टेबल वैल्यू है, ये आप अपने एग्जाम में साथ लेकर जाना, राइट। हम भी लेकर जाते थे। यस, देखो 10% ये है, राइट। 1 2 3 4 5 इनको यू की यू उठा लो, 5 आइटम्स को, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621 उठा लिया, और इसको क्वेश्चन में यू की यू पुट कर दो। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर पुट की हुई है। अब कैश इनफ्लो ये क्वेश्चन में गिवन था, इसके साथ आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आपका क्या निकल कर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, राइट। अब इसको टोटल कर दो, ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, हमने माइनस करना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज 3 लाख। तो हमारे एनपीवी क्या आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1470। इज इट क्लियर। ये हमारा छोटा सा एनपीवी का कॉन्सेप्ट था। अब बात आती है कि हम देखो, हम ये मेथड इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो हम कैसे लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो एनपीवी का ये रूल होता है, याद रखना हमेशा, कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आती है तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है 1470, तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है, या फिर सीमा कौशिक क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट कर देना। अब देखो उसके बाद हमारा सेकंड जो हम मेथड करेंगे दैट इज पीआई मेथड।
देखो पीआई मेथड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पीआई, ये बड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमने एनपीवी किया, और एनपीवी में तो क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो था माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसमें कुछ नहीं करना, पीआई में आपने डिवाइड कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, हो गया ना इजी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब देखो इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, याद रखना ये वाली चीज, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज बेनिफिट, और डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज अवर कॉस्ट। बात समझ रहे हो? तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, कुछ नहीं है, जैसे आपने एनपीवी निकाला वैसे ही आप पीआई निकालो। आप सेम क्वेश्चन का भी निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने किया था ना ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था, आपने सेम क्वेश्चन गिवन है, बस पीआई निकालना है। तो यहाँ पर जो आपका 3,01,470 आया था, इसके डिवाइडेड बाय कर दोगे 3 लाख, दैट्स इट। अब जो आंसर आएगा आपका पीआई आ जाएगा, राइट। सेम रूल लागू रहेगा पीआई में भी, कि अगर मान लो आपका पॉजिटिव पीआई आता है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर नेगेटिव आता है तो आप रिजेक्ट करोगे। अब देखो एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन में आ जाती है, या फिर जब आप यूजीसी नेट का पेपर दोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि है ना, हमारे सामने ऑप्शन दोनों गिवन होते हैं, पीआई और एनपीवी, और हमारे पास अगर देखो ये बताया गया है कि किसके साथ कंपेयर करके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपका 0 के साथ कंपेयर कर रखा है तो हमेशा याद रखना एनपीवी की बात हो रही है, और अगर आपका 1 के साथ कंपेयर हो रहा है तो याद रखना पीआई की बात हो रही है। कैसे मतलब, अगर 0 से पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे, अगर 1 से पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, 1 से नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे। क्यों? देखो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था। अगर मान लो 500 इनफ्लो हो और 500 ही आउटफ्लो हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। इसी तरीके से अगर 500 इनफ्लो हो और 500 ही आउटफ्लो हो तो आंसर 1 आएगा, ना कि 0। इसीलिए पीआई को हम कंपेयर करते हैं 1 के साथ, एंड एनपीवी को हम कंसिडर करते हैं, कंपेयर करते हैं 0 के साथ। इज इट क्लियर? बाकी पीआई मेथड बहुत इजी था, आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसके भी न्यूमेरिकल आप कर लोगे, ये यहाँ पर दे रखा है, देखो आप आराम से करोगे, ये क्वेश्चन खुद से करना, राइट। इनिशियल कैश आउटले दे रखा है, इससे डिवाइड करोगे, ये वाला है। अच्छा यहाँ पर 14% है, आप क्या करोगे, टेबल वैल्यू में 14% निकालो। यस, 14% कहाँ पर है? ये आपका 14% है, इसकी 5 अमाउंट, 5 की 5, ये 0.877.769, ये यहाँ से उठाओ 5 आइटम और अपने क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है, ये वाली, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड ये आ जाएगा आपका, फिर इसको इससे डिवाइड करो। तो आपका इसमें तो ये बोल रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि एनपीवी एंड पीआई दोनों निकालने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले एनपीवी निकाल दिया और फिर पीआई निकाल दिया। पीआई वाला मैंने ऑप्शन नहीं, देखो ये निकाल रखा पीआई, ये वाला, राइट। क्लियर हो गया ना? अब आपका लास्ट मेथड है, डेट इज आईआरआर। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, न्यूमेरिकल वे में यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, बट मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आप भी बहुत अच्छे से समझना, राइट। बिल्कुल आसान है। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पहले तो इसके नेम याद रखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे हमेशा आईआरआर जो होता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें हमेशा एनपीवी आपकी 0 होती है। अब एनपीवी 0 होने का मीनिंग क्या है, कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो इक्वल होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की। बात समझ रहे हो ना? जब 500 इनफ्लो है माइनस करोगे 500 आउटफ्लो, तभी 0 आएगी। मीनिंग जितना इनफ्लो है उसके इक्वल आउटफ्लो होगा, तभी आपकी एनपीवी 0 आएगी, और वही आपका आईआरआर होगा, राइट। अब बात आती है कि जो हम आईआरआर को कैसे करें कंसीडर। देखो हमेशा याद रखना कि जो आपका आईआरआर लास्ट में आंसर आएगा, अगर वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा
अगर उसे एक्सीड करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल को, और अगर मान लो आईआरआर जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है कि मान लो आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, वेरियस प्रोजेक्ट है आपके पास, तो आप क्या करोगे? तो इसने कहा तो ऐसे सिचुएशन में जिसकी आईआरआर हाईएस्ट होगी उस वाले प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। इज इट क्लियर? अब देखो हम प्रोसीजर कैसे फाइंड आउट करेंगे आईआरआर। आपके सामने क्वेश्चन था ये कि इन्वेस्टमेंट है आपकी 60,500 और कैश इनफ्लो दे रखे हैं ये, और आपको सीधा कहा गया कि आईआरआर निकालो। देखो आपने क्या करना है, ध्यान से समझो। जब भी आप आईआरआर निकालते हो तो ना तो आपको कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होता क्वेश्चन में कि आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, राइट? तो सबसे पहले आपका काम होता है फेक पेबैक निकालने का। अब देखो फेक पेबैक पीरियड, जब आपने पेबैक पीरियड किया होगा, जब आपने पेबैक पीरियड वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसमें आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा, याद आया? इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। अब भी आपने सेम यही पहले स्टेप पे करना है कि आप यहाँ पर फेक पेबैक पीरियड निकालोगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप फेक पेबैक पीरियड निकालोगे। कैसे निकालना है? देखो ये आपकी इनिशियल कैश आउटफ्लो थी 60,500 और ये आपकी इनफ्लो थी। इनफ्लो का एवरेज करो, 5 से डिवाइड करो इनको टोटल करके, करो। जैसे ही इनको टोटल करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 18,600, राइट? ये आपकी आउटफ्लो है। 60,500 आउटफ्लो थी और एवरेज कैश इनफ्लो आ गया 18,600। अब डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा फेक पेबैक पीरियड, दैट इज 3.253 ईयर्स। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये स्टेप आपको लर्न करने हैं। जैसे ही आपका फेक पेबैक पीरियड निकले, इस वाली वैल्यू को आपने देखना है लास्ट ईयर क्या था। आपका लास्ट ईयर है 5th, टेबल वैल्यू में जाके और 5th नंबर पर ये वाली वैल्यू देखनी है कौन से वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर पर मिलेगी। देखो जैसे मान लो 3.253 हमने 5th नंबर पर देखना है, यहाँ पर इस वाली लाइन में देखना है। यहाँ पर कहीं पे नजर आई? नहीं आई। अब आगे वाली में देखते हैं। देखो इसके अप्रोक्सीमेटली मिल गई आपकी 3.274 मिल गई। अब यहाँ से आपने ये 16% उठा लिया। अब आपने क्या करा, ये मान लिया, नाउ लोकेट फेबैक, ये फेक पेबैक पीरियड निकाल लिया A2 टेबल से, और यहाँ से हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया 16% को। relocate 3.253 in 5 year row. We find that 3.253 lie nearest to 3.274। अब आपने क्या करना है, 16% यहाँ से निकाल लिया। अब आप पहले 16% की एनपीवी निकालेंगे, राइट? 16% की एनपीवी आपने निकालनी आती है, आउटफ्लो आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है 16% से टेबल वैल्यू से 16% देखो फटाफट। यहाँ से 16%, ये रहा, ये वाली अमाउंट उठाओ, ये उठा लोगे ना अब आगे, ये उठाई वहां पे और पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे, राइट? और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दिया, ये टोटल आ गया आपका। हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब देखो आपका आउटफ्लो था 60,500 और इनफ्लो आया ये, इसका मतलब ये नेगेटिव आंसर आ गया। देखो यहाँ पर आपने क्या लेना है, जब आप आईआरआर मेथड करोगे तो आपने यहाँ पर दो एनपीवी निकालनी है, एक जिसका आंसर नेगेटिव आएगा और एक जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा। जो आपका फर्स्ट टाइम होगा, जैसे फर्स्ट टाइम तो आपने 16% गैस किया ना कि ये नियरेस्ट है तो 16% आ गया। अगर उससे आपका नेगेटिव आता है तो आप उसके पीछे के 2% लोगे, मीनिंग 14%,
और अगर यहाँ से पॉजिटिव आ रहा था तो आपने नेगेटिव निकालना है, इसलिए ऊपर के दो ले लेते, जैसे 18% ले लेते, राइट। ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। अब एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ गया है इस डिस्काउंट रेट से, तो ऑलवेज याद रखना, अगर एनपीवी नेगेटिव आए तो डिस्काउंट रेट 2% कम करके निकालना, फिर भी नेगेटिव आए तो 2% और कम कर देना, राइट। और वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो 2% बढ़ा देना। अब आप क्या करोगे, 14% वाले के साथ करोगे, वही आप टेबल वैल्यू से 14% की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे और आप यहाँ से एनपीवी निकाल लोगे। अब की बार आपकी एनपीवी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, राइट। अब कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आईआरआर का फॉर्मूला लर्न करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये आपका आईआरआर का फॉर्मूला है, इसको याद करो अच्छी से, बिल्कुल आसान है ये भी, जिस तरीके से हमारे और क्वेश्चन आसान थे। एफएम के ना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी होते हैं अगर आप करोगे तो। देखो, आईआरआर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, लोअर डिस्काउंट रेट, ये फॉर्मूला याद करो, नोटबुक में लिखो, 2-3 बार लिख कर देखो। आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट, IRR is equal to lower discount rate plus NPV at lower discount rate divided by NPV at lower discount rate minus NPV at higher discount rate into the difference in discount rate। अभी आपको लर्न नहीं होगा, एक बार नोटबुक में लर्न करो। नोटबुक में अभी अभी लिखो कि IRR इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट। अब देखो, हमने दो डिस्काउंट रेट लिए थे, एक हमने लिया था क्वेश्चन में 16% और एक हमने लिया था 14%, राइट। लोअर कौन सा है, 14% है, तो यहाँ पर हमने ले लिया लोअर डिस्काउंट रेट दैट इज 14%, राइट। फिर हमने लेना है कि एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, जो आपकी 14% से एनपीवी आई थी, कितनी आई थी 14% से, 1047, 1047 आई थी ना, तो यही आपने ले ली है एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, लिख दिया। फिर एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट 1047। अब देखो, माइनस एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट, याद रखना जो हमारी हाई डिस्काउंट रेट वाली एनपीवी होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हाई डिस्काउंट रेट से एनपीवी कितनी आई थी, बताओ, ये आई थी 2066। तो बस आपने ये प्लस कर देने, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू में डिफरेंस कितना है डिस्काउंट रेट का, 16 माइनस के 14 दैट इज 2%। सोल्व करेंगे ये वाला, तो आपकी जो आईआरआर आ जाएगा वो आ जाएगा 14.67%। देखो इस क्वेश्चन में आपको जो ये आईआरआर का ये मेथड था, इसमें आपको क्या नहीं गिवन था, इसमें आपको डिस्काउंटिंग रेट नहीं गिवन थी, इसीलिए आप कंपेयर तो कर नहीं सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर गिवन होता तो आप कंपेयर करते, लेकिन इसमें गिवन नहीं था, इसलिए आपने बस इतना ही निकालना था कि आईआरआर जो है वो आपका निकल गया 14.67, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार ना दोबारा से सुन लेना वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक बार इस पीडीएफ को आप अपने आप से भी कर लेना सोल्व, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद अभी करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बड़ा आसान टॉपिक है, इसको भी हम न्यूमेरिकली वे में कंप्लीट करेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पर जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो रिटर्न मिलती है ना, वो उनके लिए तो रिटर्न होती है, लेकिन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर हम उसी उसी को निकालेंगे, मीनिंग जो हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो दे रहे हैं ना, वो हमारे लिए कॉस्ट है, उसी को इस चैप्टर में निकालेंगे। तो आप थियोरेटिकल वे में एक बार पढ़ लेना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अदर्स नेम वगैरह, ठीक है। हम न्यूमेरिकली एक बार कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है, थियोरेटिकल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यस, एक बात मैं बताती हूँ, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चैप्टर है इसमें क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखो आपके पास सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं कि जहां से आप पैसा रेज कर सकते हो। जैसे आप
डेट से पैसा ले सकते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर से ले सकते हो, डिबेंचर्स तो हो गए, प्रेफरेंस शेयर से ले सकते हो, रिटेन अर्निंग। ये आपकी क्या है, सोर्सेस है। और इनकी जो कॉस्ट आएगी, अगर हम बात करें इनकी इंडिविजुअली कॉस्ट की, तो उनको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट, राइट। और जब हम इनको सारों को टोटल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं WACC, जो आपके पेपर में सिलेबस में गिवन है, राइट। वैसे दोनों गिवन आपके सिलेबस में, स्पेसिफिक कॉस्ट भी और WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब हम एक एक की कॉस्ट निकालेंगे, फटाफट निकालना आप भी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। याद रखना, कॉस्ट ऑफ डेट को केडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ डेट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इरिडीमेबल, राइट। तो दोनों की हमने निकालनी है। और एक बात और याद रखना, जो आपके डेट होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद आपका टैक्स निकलता है, इसलिए टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसलिए अगर बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट है तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट में इरिडीमेबल की। इरिडीमेबल डेट मीन्स कि जो आप रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल आसान है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। यहाँ पर आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। बस जस्ट आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से इंटरेस्ट निकालो, नेट प्रोसीड जो आपकी टोटल वैल्यू गिवन होगी इंटू में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो आफ्टर टैक्स है तो 1 माइनस के टी कर देना, ठीक है, दैट्स इट। जैसे कि ये फॉर्मूला रहा आपका इरिडीमेबल का, यही। अब क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड इशू 15 लाख 8% डिबेंचर्स एट पार एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। याद रखना, जो एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम है, ये आपका इशू प्राइस पर है। दैट मीन्स जो आपकी नेट प्रोसीड है उसमें हलचल होने वाली है। एट पार में तो कुछ भी नहीं होगी, डिस्काउंट जहां होगा वहां पर माइनस कर देना, और प्रीमियम जहां पर होगा उसमें ऐड कर देना। अब आप कैसे करोगे, जैसे कि ये है आपका KDB, मतलब ये बिफोर टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोफिट इंटू में 100 करोगे तो 15 लाख का 8% करोगे, एक 20 आ गया। और डिवाइडेड बाय 15 लाख, क्योंकि नेट प्रोफिट आपकी 15 लाख थी, इंटू में 100 करोगे 8% आ गया। आगे वाले में डिस्काउंट है तो जस्ट आपने क्या करना है, नेट प्रोफिट जो 15 लाख है उसमें से 7% माइनस कर देना है और उससे डिवाइड कर देना, प्रीमियम में 10% ऐड करके कर दोगे। क्लियर बात। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो आफ्टर टैक्स होगा, तो मैंने क्या कहा था, बस 1 माइनस के टी करना है। अब यहाँ पर कर लो, इसके साथ में कर लो, बात बराबर है, 100 इंटू में 1 माइनस के टी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस 1 माइनस के टी। अब टी कितना है, अब एक बार देखो, टैक्स आपका 40% है, तो 40% कितना हुआ, 0.4। तो 100 माइनस की 100 इंटू में 1 माइनस की 0.4 करोगे 0.6 आ जाएगा, और इंटू में 100 करोगे तो 60 आ जाएगा। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी आपने खुद से सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल वाला। यस, देखो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिबेंचर्स जो है वो आपने रिडीम करने हैं। तो रिडीम का कोई पीरियड होगा, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, सब कुछ आपके सामने क्वेश्चन में होगा, सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करना है। इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। कैसे, जो आपका इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट, उसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट में RB माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RB प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में 100। अब ये RV क्या है, रिडीमेबल वैल्यू, और NP नेट प्रोसीड आपको पता ही है। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब जो आप यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगी कि रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, तो हमेशा एक बात तो मैं बता रही हूँ, हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड में। हमेशा याद रखना, जो इशू के बाद अगर डिस्काउंट, प्रीमियम या पार है तो इसमें हलचल करनी है आपने, प्लस माइनस। और अगर रिडीमेबल वैल्यू मतलब रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट है तो इसमें हलचल करनी है, ठीक है, बस। और फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें इन्होंने ना 1/n ऐसे कर दिया। आप ये वाला याद रखना, इंटरेस्ट प्लस RB
माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज मतलब इनटू में 100, राइट। इन्होंने इस तरीके से कर दिया। एक बार दोबारा से मैं लिख के बता रही हूँ। इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, नीचे एवरेज आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में 100, राइट। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपका ये आरवी माइनस के एनपी डिवाइडेड बाय एन है, ये एन का मतलब होता है कितने सालों में रिडीम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर मान लो 5 साल में हो रहा है, 7 साल में हो रहा है, तो वो लिखना है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो बस यस, इन्होंने कहा है कि अगर मान लो टैक्स आफ्टर टैक्स हो क्वेश्चन में, तो आप क्या कर दोगे, 1 - के टी कर दोगे यहाँ पर। क्लियर बात? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ कंपनी इशू 5 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर रिडीम आफ्टर 5 years, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट 4% ऑफ फेस वैल्यू, टैक्स रेट है 35%। अब कह रहा है, देखो ध्यान से समझते जाना, इन्होंने क्या कहा है कि द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 4% ऑफ फेस वैल्यू। यहाँ पर इसका मतलब हलचल कहाँ पर होएगी, आपकी नेट प्रोसीड में, ठीक है। रिडीमेबल 5 years है। अच्छा, रिडीमेबल वैल्यू में कुछ हलचल नहीं होने वाली, वो यू क्यू 5 लाख रहेगी। तो बस आप फटाफट करो। इंटरेस्ट आपने निकाल दिया, एन आपका 5 years आ गया, आरबी मैंने कहा था यू क्यू रहेगी रिडीमेबल वैल्यू, एनपी में माइनस कर दो 4%। बस क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर टैक्स है तो 1 - के टी कर देना, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लोगे। क्लियर बात? अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आपका एनपी में से माइनस होगा, तो याद रखना डिस्काउंट भी 5 लाख पर ही लगेगा। ये नहीं है कि फिर जो आपका ऊपर आया था 4,80,000, अब डिस्काउंट इसमें से माइनस करोगे, बिल्कुल नहीं। 5 लाख पर ही डिस्काउंट लगेगा, 5 लाख पर ही जो फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह थी वो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ऐड करोगे प्रीमियम, तो भी वो 5 लाख पर ही निकल के और तब ऐड होगा। क्लियर बात? ये क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद आता है, हम प्रेफरेंस शेयर्स की अभी बात करेंगे। यस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बड़ा इजी है। इजी क्यों है कि देखो, एक तो इसमें जो टैक्स की रेट का फंडा था अभी तक, आफ्टर टैक्स वगैरह बिफोर टैक्स, वो नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है अच्छे से कि जो डिबेंचर्स है उसमें से पहले आपका इंटरेस्ट, जब डिबेंचर्स आप लेते हो तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद टैक्स लगता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सीधा सेम जो फॉर्मूला था ना वही रहेगा, इंटरेस्ट की जगह पर डिविडेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिविडेंड। सेम वे में कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीमेबल हैं या इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल में वहां पर फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100, राइट। यहाँ पर एक तो टैक्स का फंडा नहीं है, और इंटरेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, क्योंकि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट की जगह पर आ जाएगा डिविडेंड। बस वही फॉर्मूला पुट कर दो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। और जहां पर आपका रिडीमेबल वाला था वहां पर इंटरेस्ट की जगह पर डिविडेंड कर दो, सेम फॉर्मूला रहेगा कि आरबी माइनस के एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 100, और आप आंसर निकाल दोगे। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है सेम रहेगा, ठीक है। निकाल दोगे ना, बिल्कुल आसान है। कि 25,000 इशू करो, 8% प्रेफरेंस शेयर, 100 का एक, तो कुछ 25,000 पे 8% करो, 25,000 इंटू में 100, ठीक है। 25 लाख आ गया, उसका 8% करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। फिर आगे इसने बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपीज पर शेयर, इसका मतलब 50,000 रुपये माइनस करो नेट प्रोसीड में से, ठीक है। फिर उसके बाद एट पार है प्रीमियम, अगर प्रीमियम की बात करें तो 10% करो, 25 लाख का 10%, एक तो वो हो जाएगा एड, और 50,000 माइनस हो जाएगा। ये कर लोगे एक बार, न्यूमेरिकल निकालोगे ना, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद अगर रिडीमेबल की बात करें तो मैंने कहा था सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इंटरेस्ट की जगह पर आपका डिविडेंड वर्ड आ जाएगा, राइट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर आपका डिविडेंड मिलता है। फिर उसके बाद आपका आता है इक्विटी शेयर्स के बारे में।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो याद रखना, जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके आपके 5 मेथड्स हैं और बड़े इजी हैं। थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने अच्छे से प्रेजेंट करके आना है न्यूमेरिकली वे में, ठीक है, खुद से डाल के। वैसे यहाँ पर चांसेस तो ये होते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, बट फिर भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से डाल के आना। देखो ये आपके यहाँ पर इन्होंने 6 मेथड दे रखे हैं, हमने 5 किए थे, चलो कोई नहीं। सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, दूसरे नंबर पर आता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, थर्ड नंबर पे है अर्निंग यील्ड मेथड, फिर आता है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ, रियलाइज यील्ड मेथड, ये वाला पॉइंट, और फिर CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बड़े आसान है। देखो आपने ना डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला लर्न करना है, अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला करना है, और एक CAPM का करना है, और बाकी अपने आप बिल्कुल आसान है। प्लस जी कर देना है, जिसमें प्लस ग्रोथ है ना उसमें प्लस जी कर देना, बस दैट्स इट। करें। सबसे पहले आता है डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला। देखो डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, डिविडेंड है ना तो D1 डिवाइडेड बाय P0 मीनिंग करंट प्राइस इनटू में 100, बस और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दे रखा है 20, ठीक है, ऑफ विच 60% इज पेड इन डिविडेंड। हमने क्या कहा था, हमने तो D1 निकालना है ना, तो 20 रुपए पे 60% कितना है, 12 रुपए आ गया। कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है आपका P0, तो वो है 150, तो 12 बाई 150 इंटू में 100, आपका के कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ जाएगा, 8%। देखो कॉस्ट ऑफ डेट को KD बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को KP बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को KE बोलते हैं, ये सेपरेट इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप आराम से निकालोगे। अब याद रखो हमने सेकंड फॉर्मूला क्या करना था, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, राइट, प्लस ग्रोथ करनी है। तो हमेशा याद करना ग्रोथ किस में होगी, जैसे जैसे देखो ग्रोथ यहाँ पर गिवन होगी, ध्यान से देखो कि एक्स लिमिटेड पे आर डिविडेंड 12 रुपीज पर शेयर इनिशियली एंड ग्रोथ इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 5%, की 5% ग्रोथ हो जाएगी। तो कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 150। तो देखो हमेशा याद रखना कि ये आपका D1 है, और जो ये बात हो रही है इनिशियल की, इसका मतलब D0 की बात हो रही है, याद रखना इनिशियली। और D1 निकालना है तो हमने इसमें ग्रोथ भी ऐड करनी पड़ेगी, इसका मतलब 12 में आपको 5% भी ऐड करना पड़ेगा। करो 5 दूनी 10 0, इसका मतलब 0.6, 12.6 रुपए आपकी D1 आएगी, याद रखना ये बात। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होके और सीधा 12 डिवाइडेड बाई 150 इंटू में 100 प्लस 5% कराते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको यहाँ पर इनिशियली की जगह पर एक्सपेक्टेड गिवन होता तो आप 12 ही लेते, बट अगर इनिशियली गिवन है दैट मीन्स D0 गिवन है और आपने D1 निकालना है, और D1 कैसे निकलेगा कि वो जो ग्रोथ की रेट है वो इसमें ऐड हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब बाकी के सारे क्वेश्चंस में यही रहेगा, बस फॉर्मूला पुट करना है और ग्रोथ होगी तो ऐसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अर्निंग वाला था ना, अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें क्या रहेगा, उसमें डिविडेंड यील्ड था तो डिविडेंड आ गया था, इसमें अर्निंग यील्ड है तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100, बस सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इसमें अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि a company plan to incur an expenditure of 80 lakh for expanding its operation. The relevant information as given below. Number of existing equity shares है 20 lakh और अर्निंग से 160। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो, टोटल अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो कितने आ गया, 8 रुपए आपका अर्निंग पर शेयर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या करोगे बताओ, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 40 इंटू में 100, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से ग्रोथ ऐड करके आंसर निकाल दो, नेक्स्ट वाले में कर दोगे ना ये। अगर मान लो इनिशियल गिवन होगा तो ग्रोथ को ऐड कर देना, बस आराम से निकाल दोगे। उसके बाद 4 मेथड आपके हो गए, अब आता है फिफ्थ रियलाइज रह गया और आपका CAPM, बिल्कुल आसान है, अभी हो जाएगा। देखो रियलाइज यील्ड मेथड क्या होता है,
Realized yield method, one of the major problem in the measurement of cost of equity capital is that the expectation of shareholder regarding the rate of return on their investment in the company share cannot be estimated accurately. देखो नॉर्मली एक बात और मैं बताना भूल गई थी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो भी फिक्स होती है, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होती है वो भी आपकी फिक्स होती है। पर आपने सोचा कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहीं पर लिखा हुआ होता है 5% 10% नहीं होता। तो हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो इतने रुपए अर्न करना चाहते हैं, इतना उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है, वही हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट फ्यूचर डिविडेंड अर्निंग करेक्टली बिकॉज both of these depend upon so many uncertain factors. तो हम क्या करते हैं, रियलाइज यील्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग दैट जो शेयर होल्डर वुड एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर एज दे हैव रियलाइज इन द पास्ट, मीनिंग जो उन्होंने पास में मिला है एटलीस्ट उनको वही मिल जाए तो बहुत सही है, राइट? क्योंकि उनको फ्यूचर में तो वो निकाल नहीं पाते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो पिछले पिछले साल जो मिला था वही मिल जाए, वो बहुत है। Hence, as per this method, actual average rate of return realized by the shareholder in the past is applied to compute the cost of equity capital. इसलिए पास की निकालेंगे to compute the realized yield in the past, both dividend received by shareholder in the past as well as appreciation in the value of equity shares are considered. This method of computing cost of equity capital is based on the following assumption. ये आपने assumptions लेने की no significant change are expected in risk complexion, risk में कोई भी change नहीं आएगा, shareholder satisfy रहेंगे same return से, shareholders expect to earn the same rate of return as the realized yield even if they invest elsewhere. No significant change are expected in market price of the company shares. फॉर्मूला क्या रहेगा, आपने क्या निकालना है, पहले वाले निकालना है ना। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यूली इक्विटी शेयर, when a company issues new equity shares, it is not possible to realize the full market value on newly issued shares. This is because on new issue, the company has to incur flotation costs such as underwriting commission हो गया, brokerage हो गया, printing हो गया, etc. As such, in order to ascertain the cost of capital of new issues, flotation costs are deducted from the expected market price. तो आप क्या करोगे, इन सच एन P0 मार्केट प्राइस विल बी चेंज्ड विद NP नेट प्रोसीड। बस यहाँ पर आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप वहां पर मार्केट वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है, इसीलिए आपका नेट प्रोसीड आ जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। बस एमपी जहां पर आ रहा था ना आपका P0, वहां पर आपने एनपी ले लेना है बस। ठीक है, कर दोगे, क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। देख सकते हो एक बार, एक्स लिमिटेड इज कंसिडर टू रेज फंड्स बाय 5 लाख न्यू इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम है 20 रुपए पर शेयर, इशू एक्सपेंसेस है 1 रुपया, तो माइनस कर दोगे। द कंपनी पे डिविडेंड 4 रुपए पर शेयर कंसिस्टेंटली, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ न्यूली इक्विटी शेयर्स। D1 आपका है 4 रुपीज डिवाइडेड बाई 30 माइनस के 1 इंटू में 100, 13.79 आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब आपका एक फॉर्मूला रह गया, बहुत बहुत आसान और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। देखो न्यूमेरिकली इसका बिल्कुल आसान फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, ठीक है, प्लस बीटा इंटू के RM लिखना है यहाँ पर, KM की जगह RM माइनस के RM। दोबारा से मैं एक बार लिख रही हूँ, यस देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू CAPM मॉडल से RF प्लस बीटा RF RM माइनस RF। ठीक है, एक बार इसको समझो क्या है ये। देखो, जो RF होता है वो होता है आपका रिस्क फ्री रेट। जैसे मान लो आपके पैसे हैं, आपने बैंक में, एक तो आप बैंक में डाल रहे हो पैसों को, एक आप मार्केट में लगा रहे हो। तो जब आप बैंक में डाल रहे हो तो आपको फिक्स रेट मिलता ही मिलता है, समझ रहे हो ना, जो रेट इंटरेस्ट का है वो आपको मिलता ही मिलता है। जब आप मार्केट में डाल रहे हो तो वहां पर फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, हो सकता है आपको बैंक से ज्यादा रेट मिल जाए, हो सकता है आपको बैंक से कम मिले और बिल्कुल डूब भी जाए पैसा, हो सकता है ना ऐसा।
तो उसके साथ रिस्क फैक्टर आपका जुड़ा हुआ होता है। तो हमेशा याद करना, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा रिस्क फ्री, तो उसके साथ में बीटा का मतलब होता है रिस्क फैक्टर जो आपके साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ आप क्या करोगे, जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है आरएफ से, जो आपका रिस्क फ्री रेट है उससे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आरएम से मतलब मार्केट से, उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें आरएफ में वो जोड़ दोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल आसान है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी वेयर द बीटा फैक्टर है आपका 1.5, रिस्क फ्री रेट दे रखा है 8%, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है 12%। क्या करोगे, आरएफ कितना है आपका, आरएफ 8%, 8 प्लस बीटा कितना है 1.5 इनटू में 12 माइनस के 8, आंसर निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। तो ये आपका आ गया 14%। अब आगे आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये आपका फोर्थ है। जैसे हमने फर्स्ट क्या किया, कॉस्ट ऑफ डेट किया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ डेट का हमने दोनों करा ना, क्या, रिडीमेबल का भी इरिडीमेबल का, इसी तरीके से प्रेफरेंस का रिडीमेबल का भी इरिडीमेबल का। फिर हमने इक्विटी के करे 6 मेथड, ठीक है ना। एक रियलाइज्ड और आ गया था, एक था आपका डिविडेंड यील्ड, फिर था डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, फिर क्या था आपका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग यील्ड, फिर अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ, फिर आपका रियलाइज मेथड था और फिर सीएपीएम था। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होती है, जब कंपनी के पास लास्ट में प्रॉफिट बच जाते हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दिया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, अब कंपनी के पास प्रॉफिट बच के टैक्स वैक्स सब कुछ पेमेंट करने के बाद, तो देखो कंपनी क्या करती है कि जो उसके प्रॉफिट बचे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कितना पोर्शन हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पोर्शन जो है हम रिटेन करके रखें। तो जब वो रिटेन करते हैं, अगर वो रिटेन नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता, समझ रहे हो, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती। इसी तरीके से अगर उन्होंने रिटेन करके रखा है तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है, और वो माना जाता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है उसके ही बराबर होती है। बट याद रखना, जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, जब आप इक्विटी से पैसा लेते हो तो आपकी जो प्रोस्पेक्टस वगैरह है ये छपवाने में आपका पैसा खर्च होता है, मीनिंग फ्लोटेशन कॉस्ट आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए सिर्फ आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी ना उसमें से माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से माइनस कर देना है 1 माइनस के परसेंटेज और ब्रोकरेज या फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया बस आज आपका, फिर आपके दोनों कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट के, अगर आप इनमें से कर ले तो आपके 16 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, बस अब आपका लास्ट रह गया है, दैट्स इज WACC, 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 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने क्या करना है, एक तो आपने वेट निकालना है, एक आपने क्या करना है, जितनी भी ये आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट थी ना उनको टोटल करना है। पहले क्या करना है, आपको कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी सबकी, वो यहाँ पे ऐसे लिख ली, सबकी कॉस्ट गिवन होंगी, डेट की भी, इक्विटी की भी, प्रेफरेंस की भी, राइट। फिर आपने वेट निकाल लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर टोटल कर दिया, ये आपकी WACC आ जाएगी, डेट। अब देखो याद रहे ये कैसे निकालोगे, जो वेट है वो कैसे निकालोगे, तो जो आपकी रेट गिवन होगी ना यहाँ पर उनका टोटल करोगे, जैसे आ गया मान लो 100, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है ना उसको इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर वेट आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर वेट आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है 10%, 12% इक्विटी की गिवन है, उसके बाद इन्होंने कैपिटल दे रखी है और फिर कह रखा क्वेश्चन निकालो। अब इन्होंने कैपिटल लिख दी यहाँ पर, बुक वैल्यू लिख दी, अब इसका वेट कैसे निकालोगे, 10 लाख आया ये टोटल, 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जो आपकी कॉस्ट दे रखी थी पेपर में, दैट इज 10, 12, 15, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 12.9 आया ये आपका WACC आ जाएगा। क्लियर बात, यहाँ तक कोई डाउट है।
तो यहाँ तक फटाफट करो, ठीक है। और अगर मान लो आपने थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो से पढ़ लेना, सीमा कौशिक क्लासेस में जाके बिजनेस फाइनेंस वाले प्लेलिस्ट में मैंने इनको थ्योरेटिकल वे में प्रेजेंट किया हुआ है सारे टर्म्स को, पूरे एफएम को ही, ठीक है, वहां से आप कर लेना। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।